सोवियत संघ का विघटन। मिखाइल गोर्बाचेव ने जब यह घोषणा की कि वे सोवियत व्यवस्था का कायाकल्प करे बिना चैन से नहीं बैठेंगे, तो उन्होंने इस बात की कल्पना नहीं की होगी कि उनके प्रयासों की सफलता खुद उनके विस्थापन के साथ पूरी होगी। 1988 गर्मियों में राष्ट्रपति रीगन ने जब मॉस्को का दौरा किया, तो सोवियत संघ के नौजवानों ने खुले दिल से उनका स्वागत किया। ऐसा प्रतीत होने लगा था कि सोवियत संघ अब चोला बदलने को तैयार हो चुका है। जो सोवियत संघ का वर्णन दुष्ट साम्राज्य के रूप में करता था, उसे बड़े प्रेम के साथ लाडला मेहमान बनाने में रूसी हिचके नहीं। फिजा में मुक्त व्यापार, मुक्त चिंतन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खुशगवार झोंके महसूस किए जा सकते थे। अप्रैल 1988 में सोवियत साम्यवादी पार्टी की 19वीं बैठक संपन्न हुई, जिसमें यह बात आम सहमति से स्वीकार कर ली गई कि राजनीतिक उदारीकरण की प्रक्रिया जारी रहेगी और राजनीतिक जीवन में गैर साम्यवादी संगठनों को काम करने दिया जाएगा। गोर्बाचेव की भूमिका। गोर्बाचेव युग के अंत के साथ ही सोवियत संघ के विघटन और साम्राज्य के विखंडन का भी आरंभ हो गया, पर यह समझना गलत होगा कि सोवियत संघ के पतन और अवसान की जिम्मेदारी अकेले गोर्बाचेव की है। वास्तव में इस घटनाक्रम के लिए किसी एक व्यक्ति से कहीं अधिक असरदार ऐतिहासिक प्रवृत्तियां ही निर्णायक भूमिका निभाती रही हैं। गोर्बाचेव की भूमिका। गोर्बाचेव की अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता निखार पर थी और रीगन के साथ घनिष्ठता बढ़ने के साथ अंतर्राष्ट्रीय तनाव घटाने में उन्हें निश्चय ही सफलता मिली थी। पर इसके साथ साथ घरेलू राजनीति में उनके सुधारों का विरोध बढ़ने लगा था। वर्षों से विशेषाधिकार, सुख सुविधाओं से संपन्न साम्यवादी पार्टी का नेतृत्व और नौकरशाही गोर्बाचेव के गहरे शक से देख रहे थे। इस श्रेष्ठी का वर्ग का वर्णन सोवियत समाज के विश्लेषक नोमेरा कल्चुरा शब्द से करते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ विशिष्ट लोगों की एक सूची थी। सोवियत संघ के बौद्धिक कलाकार सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण वर्षों से मुक्त बधिर जीवन बसर कर रहे थे। जरा से छूट मिलते ही उनका आक्रोश लावी की तरफ बह निकला। सरकार की कड़ी आलोचना ने नौकरशाहों को और भी आशंकित कर दिया। गोर्बाचेव की स्थिति का सबसे विचित्र और अंतर्विरोध भरा पहलू यह था कि वे अपने देश में जनतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना चोटी से दिए गए आदेश निर्देशों के आधार पर करने को मजबूर थे। उन्हें हर समय गुप्तचर सेवा या सेना के किसी तबके की बगावत के संकट के बारे में सोचने रहना पड़ता था। 7 सितंबर 1988 को गोर्बाचेव ने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने यह स्पष्ट कहा कि सोवियत क्रांति को फ्रांसीसी क्रांति की तरह ऐतिहासिक घटना के रूप में देखने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा, हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ हमारी प्रगति मानव जाति के सामूहिक हितों को आगे बढ़ाने से ही संभव है। इसके लिए यह जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नीति निर्धारक मूल्य मानव जाति के साझा आदर्श हैं। इतिहास के इस नए चरण में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को विचारधारा से मुक्त करना जरूरी है। फैसले लेते वक्त विकल्पों के चुनने की संविधानता स्वीकार्य हर समाज और व्यवस्था में, चाहे वह पूंजीवादी हो या साम्यवादी। अनेक विद्वानों के मत में यदि शीत युद्ध के अंत का कोई एक दिन तय करना हो, तो उसे गोर्बाचेव के इस भाषण को ध्यान में रखे बिना नहीं किया जा सकता। गोर्बाचेव ने इस भाषण ने सोवियत संघ में उनके विरोधियों की संख्या और बढ़ा दी। उन्हें यह लगने लगा था कि यदि गोर्बाचेव सत्ता में बने रहे तो उनकी अपनी स्थिति जोखिम में पड़ जाएगी। जब गोर्बाचेव ने मॉस्को से बाहर छुट्टियां मना रहे थे, तब प्रतिक्रियावादी तत्वों ने उन्हें अपदस्थ करने के लिए तख्तापलट की कोशिश की। संयोगवश बोरिस येल्त्सिन को बंदी बनाने या रास्ते से हटाने की कोशिश उन्होंने नहीं की। मेट्रो सेवाओं को रोका नहीं गया और न ही रेडियो स्टेशनों को बंद किया गया। इस सब का प्रभाव यह हुआ कि तख्तापलट की यह साजिश जनता के विरोध के कारण असफल हो गई। अगस्त 1991 में गोर्बाचेव ने अपने पद को एक बार फिर साम्यवादी पार्टी के खिलाफ संघर्ष के मुकाबले अकेले खड़ा पाया। संसद में गोर्बाचेव के विरोधी बहुत तादाद में थे और साम्यवादी पार्टी को सत्ता सौंपने के लिए आतुर दिखलाई दे रहे थे। संकट की इस घड़ी में
बोरिस येल्त्सिन ने अति नाटकीय अंदाज में टैंक बुलवाकर संसद भवन पर गोले दाग जनतंत्र के विरोधियों को तितर-बितर कर दिया। यह भी विडंबना थी कि जनतंत्र की रक्षा के लिए सैनिक बल प्रयोग जरूरी पड़ा। रूस में जनतंत्र के इस रक्षा का श्रेय गोर्बाचेव को नहीं दिया जा सकता। यह उपलब्धि देहाती मिजाज वाले जननायक बोरिस येल्त्सिन की ही समझी जा सकती है। जिस सोवियत संघ को दुनिया बोल्शेविक क्रांति के बाद से पहचानती आई थी, उनका देहांत इस क्षण हो गया। गोर्बाचेव जब तक क्रीमिया से लौटकर मॉस्को पहुंचे तब तक सत्ता निर्विवाद रूप से उनके हाथ से फिसल चुकी थी। रूस के नए शासक के रूप में बोरिस येल्त्सिन प्रकट हो चुके थे। गोर्बाचेव युग के अंत के साथ ही सोवियत संघ का विघटन और साम्राज्य का विखंडन भी आरंभ हो गया। तख्तापलट के असफल प्रयत्न के एक सप्ताह के अंदर ही नाटकीय घटनाक्रम में सोवियत संघ के सदस्य 15 गणराज्यों में से 8 ने अपनी पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा कर दी। इनमें मध्य एशिया के इस्लामी गणराज्यों के अलावा स्लाव मुल्क बेलारूस और यूक्रेन भी शामिल थे। यूरोपीय समुदाय ने तत्काल बाल्टिक गणराज्यों को मान्यता प्रदान कर दी। कजाकी गणराज्य ने यहाँ तक कह डाला कि सोवियत संघ के घटक राज्य ब्रिटिश राष्ट्रमंडल जैसे संगठन तक बंधे रहने को तैयार नहीं है। अधिक से अधिक वे यूरोपीय साझा बाजार जैसे किसी आर्थिक संगठन में सहयोग करने के लिए तैयार हो। परिस्थितिवश हुए बदलाव। यह कहना आसान है कि सोवियत संघ के पतन और अवसान की जिम्मेदारी सिर्फ गोर्बाचेव की है। ऐसा मानना किसी एक व्यक्ति को ऐतिहासिक प्रवृत्तियों से महत्वपूर्ण समझने की भूल करना होगा। गोर्बाचेव तो सिर्फ उन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों को प्रतिबिंबित करने वाले दर्पण मात्र से जो खुद टूटकर बिखर गए। वास्तव में सोवियत संघ के विघटन के बीज उनकी स्थापना के साथ ही बो दिए गए थे। जब स्टालिन ने बहुराष्ट्रीय राज्य के रूप में सोवियत संघ की प्रतिष्ठा का प्रयत्न किया था, तो राष्ट्रीयता के सवाल पर लेनिन के विचारों से प्रेरित अनेक सैद्धांतिक स्थापनाएं भी की गई थी। इनका लुब्बुल-लुआब यह था कि साम्यवादी विचारधारा के प्रभाव में संकीर्ण मानसिकता से छुटकारा पाना संभव है और विभिन्न राष्ट्रीयताओं उपराष्ट्रीयताओं के परस्पर विरोधी हितों के टकराव को समाप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही यह बात स्वयं सिद्ध मान ली गई कि साम्यवादी व्यवस्था में संघ के सदस्य हर राष्ट्रीय घटक के लिए अपना सर्वांगीण विकास संभव होगा। स्टालिन स्वयं जॉर्जिया नामक एक छोटे राज्य से आए थे और खाँटी रूसी नहीं थे, अतः उनके इन विचारों को पाखंड कहने का साहस किसी में नहीं था। वास्तविकता यह थी कि स्टालिन के शासनकाल में लगभग 2 दशकों तक सोवियत संघ की एकता सरकार के निर्मम बल प्रयोग वाले अनुशासन से ही बरकरार थी। यह भी जोड़ने की जरूरत है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में निरंतर संकटग्रस्त रहने से सोवियत संघ में देश प्रेमी राष्ट्रवाद को फैलाना संभव था, विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और शीत युद्ध के आरंभिक चरण में। कठिनाई यह थी कि इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकला था, बल्कि केंद्रीय नियोजन वाली अर्थव्यवस्था में विकास ने सोवियत संघ के विभिन्न हिस्सों को विकास का लाभ बहुत ही असंतुलित ढंग से पहुँचाया। केंद्र सरकार के सामरिक विश्लेषण के अनुसार देश के विभिन्न हिस्सों को राष्ट्र या उपराष्ट्रों साम्यवाद की रक्षा के लिए और राष्ट्रहित में अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे के बहाने कुर्बानी देने के लिए मजबूर होना पड़ता था। ऐसा नहीं था कि असंतोष या आक्रोश पैदा ही नहीं होते थे, सिर्फ दमनकारी नीतियों के कारण इनकी मुखर अभिव्यक्ति कठिन थी। स्टालिन युग की समाप्ति के बाद ख्रुश्चेव ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि सोवियत संघ के घटक अब राजनीतिक दृष्टि से स्वायत्त तथा आत्मनिर्भर होने का कोई मौका मिलेगा। सोवियत संघ अपने पूर्वी यूरोपीय सहयोगी तबकों को इस मामले में कोई रियायत या छूट देने को तैयार नहीं था। तब सोवियत गणराज्यों के सिलसिले में इसका सवाल ही कहाँ पैदा होता था। जहाँ तक मध्य एशियाई गणराज्यों उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान का प्रश्न है, यहाँ के लोगों की जीवन यापन शैली स्लाव वंश के रूसियों से बिल्कुल भिन्न है और इस्लाम में इनकी आस्था का लगभग अटूट रही है। भले ही इस क्षेत्र में इस्लाम का स्वरूप कट्टरपंथी कभी नहीं रहा, पर यह बात साफ है कि 60 वर्ष बाद भी इनकी छाप सार्वजनिक जीवन से मिटाने में या इसके प्रति आकर्षण घटाने में साम्यवाद असफल ही रहा है। जॉर्जिया में और अजरबैजान में भी स्थिति ज़्यादा फर्क नहीं समझी जा सकती। चेचेनिया के प्रदेश में इस्लामी बगावत के भयंकर विस्फोट ने यह प्रमाणित किया है कि सांप्रदायिक और कबायली वफादारी का विस्फोटक संयोग साम्यवादी विचारधारा के आकर्षण पर भी भारी बैठता है। निर्मम सैनिक बल प्रयोग के बाद भी रूस की केंद्र सरकार पिछले 10 वर्षों में इस बगावत पर काबू पाने में असमर्थ रही है। सोवियत संघ के विघटन के लिए सिर्फ राष्ट्रीयता का सवाल ही जिम्मेदार नहीं रहा, आर्थिक क्रियाकलाप के क्षेत्र में साम्यवादी व्यवस्था अकुशल ही सिद्ध हुई। सामरिक महाशक्ति बनने के लिए जितने बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश करना पड़ा, उसके बाद सोवियत संघ के लिए अपने नागरिकों को संतुष्ट रखने लायक उपभोक्ता सामग्री का उत्पादन असंभव हो गया। रोजमर्रा की जरूरत की चीज़ें खरीदने के लिए उपभोक्ताओं को लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी। तंगी के माहौल में भ्रष्टाचार का पनपना स्वाभाविक था। पार्टी के सदस्य और नौकरशाह अपने लिए रियायतें, विशेषाधिकार और सुविधाएं जुटाने में माहिर थे। नोमिन कल्चुरिया नाम से कुख्यात यह श्रेष्ठी वर्ग आम आदमी के मन में असंतोष और गुस्सा फैलाने के लिए उत्तरदायी समझा जाना चाहिए। सोवियत व्यवस्था के समाप्त होते ही रूस के आर्थिक जीवन में भयंकर अराजकता फैल गई। ऐसे दिलेर, दबंग, असामाजिक तत्वों की पौध कुकुरमुत्तों की तरह फैल गई, जिन्होंने जिसकी लाठी उसकी भैंस
वाले सिद्धांत के अनुसार समस्त आर्थिक क्रियाकलाप पर कब्जा कर लिया। ये लोग ओलिगार्क नाम से मशहूर हुए। इनमें से कुछ का सीधा रिश्ता संगठित अपराधियों से था, तो कुछ अपनी ज़रूरत पड़ने पर सामाजिक तत्वों और अपराधियों का इस्तेमाल करते थे। सरकारी नौकरी से अपदस्थ सोवियत गुप्तचर सेना के कुछ पूर्व अधिकारी और रसूखों वाले सोवियत साम्यवादी पार्टी के नेता भी इस बिरादरी में शामिल हो गए। केंद्र सरकार की सत्ता को कमजोर करने में और उनके वैधानिक संप्रभुता का क्षय करने में इन लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इनके क्रियाकलाप ने भी दूर दराज प्रदेशों में ही नहीं, राजधानी मॉस्को में भी उच्च श्रृंखला और अनुशासनहीनता को बढ़ावा देकर सोवियत संघ के विघटन की गति को तेज कर दिया।